देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जुलाई महीने में 13.93% रही है। इसमें 2022 के जून महीने की तुलना में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जून महीने में थोक महंगाई दर में बीते वर्ष की तुलना में 15.18% का उछाल दिखा था। जुलाई महीने में थोक महंगाई की यह दर खास तौर पर मिनरल ऑयल, खाद्य पदार्थों, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, बेसिक मेटल, ऊर्जा, केमिकल और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रही। सरकार की ओर से मंगलवार को आंकड़े जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। बीते वर्ष के मुकाबले थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी की मुख्य रूप से महंगे खाने पीने की वस्तुएं हैं। हालांकि जून के मुकाबले जुलाई महीने में खाद्य महंगाई दर में कमी आई है। जुलाई के दौरान फ्यूल और पावर बास्केट की महंगाई में उछाल देखने को मिला। रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसी के लिए खुदरा महंगाई दर पर नजर रखता है, जो कि लगातार 2 से 6% की तय सीमा से ऊपर ही बनी हुई है। हालांकि जुलाई में इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जुलाई महीने में 13.93% रही। इसमें 2022 के जून महीने की तुलना में थोड़ी गिरावट दिख रही है। जून महीने में थोक महंगाई दर में बीते वर्ष की तुलना में 15.18% का उछाल दिखा था। जुलाई महीने में थोक महंगाई की यह दर खास तौर पर मिनरल ऑयल, खाद्य पदार्थों, क्रूड पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रही। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्री के तौर पर आकाश जिंदल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आकाश जी, आपसे हम पूरी जानकारी चाहेंगे और इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक में जो कमी इस समय दर्ज की गई है, जुलाई का जो आंकड़ा पेश किया गया है, इसकी क्या कुछ वजह रही और क्या थोक महंगाई की दर में जो कमी आ रही है वो एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रही है? आकाश जी, देखिए, जो WPI यानी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, उस होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में और CPI में जो बड़ा फर्क है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस का। जो फ्यूल प्राइसेस है उसकी ज्यादा रिफ्लेक्शन WPI में आती है जी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस उतनी ज्यादा ऊंची नहीं रही, अभी भी हाई है बट पहले जितनी ऊंची नहीं है। वो एक मेन रीजन है कि WPI में हल्की सी कमी आई है। बट इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भी हमें सचेत रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो है WPI में कुछ रिलीफ दिखा है पेट्रोल डीजल प्राइसेस में या क्रूड ऑयल प्राइसेस में। क्रूड ऑयल प्राइसेस की खासकर बात करें ग्लोबली, कुछ हल्की सी गिरावट आई है बट मेजर गिरावट अभी भी नहीं आई है और अभी भी हमें कॉशियस रहना होगा। कारण ये है रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं। एक और दूसरा डेंजर विच इज देयर ऑन आवर हेड्स इज चाइना ताइवान पोटेंशियल क्लैश। अगर चाइना और ताइवान का डिस्प्यूट बढ़ जाता है, चाइना ताइवान पे अटैक कर देता है, तो हालत दोबारा से कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल आप कहें कि बहुत छोटा सा एक पार्शियल रिलीफ है और उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 6.7% से ऊपर है। अभी भी जो RBI का कंफर्ट लेवल है 4% ±2% उससे ऊपर घूम रही है। तो रिटेल इन्फ्लेशन को भी कम करना बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी की कमाई नहीं बढ़ी है। देखिए, आम आदमी के हाल देखें, 2 साल उसने कोरोना के टॉलरेट किए हैं। उसके बाद आप देखें कोरोना से अभी हल्का सा रिलीफ मिलना शुरू ही हुआ था कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है द कॉमन मैन इन इंडिया इज स्टिल रीलिंग अंडर अ सिचुएशन वेयर इज इनकम हैज perhaps come down and his expenses have increased. So he's still caught between two things. On one hand, his salary has not increased perhaps. On the other hand, inflation has increased his expenditure. So still I expect a relief from the central government and state government. This I have been saying, I Akash Jindal and my organization akashjindal.in. We have been saying this on national channels and on your platform also. I would request the central government to reduce petrol and diesel excise further, and also I would reduce state government to reduce the VAT so that the common man should be relieved. ऑलरेडी हमने देखा है। आकाश जी, ये भी है अभी जिस तरीके से GST के कुछ नए नियम लागू किए गए थे तो उसके बाद भी कई चीजों की कीमतें बढ़ गई थी। क्या उसका असर अभी जुलाई वाली लिस्ट में नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा?
I think a very quality question. I'm so happy that you have asked this question. मैं इसी बात पे आ रहा था. दोनों ही जो आपने चीजें इस क्वेश्चन में पूछी, दोनों ही बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है. सबसे पहला, आई एम टोटली विद यू. जो जीएसटी जिन चीजों पे कुछ पे लगाई गई है, प्री पैकेज और लेबल्ड फूड आइटम्स में कुछ के ऊपर जीएसटी लगाई गई है, कुछ चीजों के ऊपर जीएसटी बढ़ाई गई है, क्योंकि उनका रेट जो है वो जुलाई के ऑलमोस्ट मिडिल के आसपास जो है जाके वो टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं. अभी उनका रिफ्लेक्शन उतना नहीं आएगा. उसका रिफ्लेक्शन जो है आने वाले महीने में उतना आ जाएगा, बिकॉज वो सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो वो रेगुलर कंजम्पशन की चीजें हैं. बहुत सी फूड आइटम जो प्री पैकेज और लेबल्ड हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगा है, वो ऐसी हैं जो डेली कंजम्पशन की आइटम है और आम आदमी से डायरेक्टली रिलेट करती हैं. उसके अलावा बाकी चीजें भी जो है आम आदमी को काफी कनेक्ट करती हैं. हालांकि सीपीआई के जो कॉम्पोजिशन है उसमें उनका वेटेज उतना नहीं है. अब चाहे होटल रूम हो 1000 रुपए से कम का, हॉस्पिटल रूम हो नॉन आईसीयू बेड 5000 से ज्यादा का, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी को इम्पैक्ट करेंगी. इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अभी ये शॉर्ट टर्म पार्शियल रिलीफ है. इस रिलीफ को जो है हमें बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए. एक तरफ तो जो जीएसटी कुछ चीजों पे लगा है, कुछ चीजों पे बढ़ा है, साथ ही साथ जो चाइना ताइवान का खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, उन चीजों को देखते हुए हमें इस समय मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट का तो क्लियरली मानना है कि टैक्सेस में रिलीफ सीख करना चाहिए. और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट की तरफ से रेगुलर आज भी कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल को चाहिए कि जो अभी अमेंडमेंट्स की गई थी, कुछ चीजों के रेट बढ़ाए गए थे, कुछ में जीएसटी लगाई गई थी, उनको रोल बैक किया जाए. बिकॉज आम आदमी उस बोझ को उठाने की पोजीशन में नहीं है. आम आदमी जो है उसकी इनकम, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड है, उसकी इनकम जो है या तो बहुत कम बढ़ी है या कई केसेस में बढ़ी नहीं है. और इन दो ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा चल रही है. तो कहीं ना कहीं अभी भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. और इन्फ्लेशन हमारी जीडीपी ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है. बिकॉज होता क्या है, जब सारा का सारा पैसा आम आदमी की कमाई वो उसके डेली के जो उसके बेसिक्स हैं उसमें लग जाती हैं, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, तो उसके लिए कंफर्ट्स और लग्जरीज पे खर्च करने के लिए उसमें पैसा नहीं रहता. अब इकोनॉमी कभी भी आटा दाल चावल से नहीं चलती. इकोनॉमी तब चलती है जब एक परिवार मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाता है, वहाँ स्नैक्स लेता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेता है, 2000 रुपये खर्च करके आता है, या एक फैमिली मॉल में जाके शॉपिंग करती है 10,000 या 20,000 की. ये चीजें हैं जो इकोनॉमी को चलाती हैं. या नई गाड़ी परचेज की जाती है 6 लाख की, नई बाइक ली जाती है 80,000 की. दीज आर द थिंग्स विच मेक द इकोनॉमी एंड जीडीपी मूव एंड गो. तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में इन्फ्लेशन को काबू करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इकोनॉमिक इशू आज हमारे सामने है. बिल्कुल. और एक सवाल ये भी है कि लगातार जब अभी संसद का सत्र चल रहा था तो निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में मंदी जैसी कोई संभावना ही नहीं है. अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वैश्विक स्तर पर आप भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ पर देख रहे हैं इस समय? तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की आपने बात कही, इस बारे में कोई शक नहीं है कि आज पूरी दुनिया में रिसेशन का माहौल है. अमेरिका जैसी इकोनॉमी में 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है. चाइना में जीडीपी ग्रोथ मात्र 0.4% रही है और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% एक्सपेक्ट की जा रही है. इसके बारे में कोई शक नहीं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बाकी कंट्रीज से कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है. और हमारे यहाँ मंदी आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि उसका कारण क्या है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो ये दो चीजें अपनी जगह है. बट साथ ही साथ इन्फ्लेशन ने आम आदमी को जो दिक्कतें पैदा की हुई हैं वो चीजें भी हमें कंसिडर करनी होंगी. बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की स्टडी किस लिए है? आम आदमी को रिलीफ देने के लिए. इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी क्या कहती है कि आम आदमी को कैसे कंफर्ट दिया जाए, आम आदमी की कमाई कैसे बढ़ाई जाए, आम आदमी के खर्चे कैसे रिड्यूस किए जाएं. हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इसके बारे में कोई शक नहीं है. रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यूएस की इकोनॉमी जो है रिसेशन में है. 2 क्वार्टर तक जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में आ गई है. चाइना की इकोनॉमी जीरो कोविड टॉलरेंस और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मात्र 0.4% ग्रो कर रही है. इसमें भी कोई शक नहीं है. बट साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं टैकल करना बहुत जरूरी है. बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत हाई लेवल पे चल रही है. अब देखिए, इमेजिन कीजिए
आम आदमी की स्थिति, एक तरफ अगर किसी की नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जी। तो वहां देखिए सिचुएशन क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की है, एक वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, दूसरा वो लोग जिनका टैलेंट या जिनकी क्वालिफिकेशन डिजर्व करती है लाख रुपए की सैलरी, बट उन्हें जॉब करनी पड़ रही है 30 या 35 हजार पे, क्योंकि लाख रुपए की जॉब उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट उसे कहा जाता है, बट वो भी एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। और हिंदुस्तान में ये वाली जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल, जहाँ काफी सारी व्यक्ति ऐसी को अपने समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और इन समस्याओं का समाधान बहुत जल्द करने की आवश्यकता